तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर कि दो फिगर को, दो ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो फिगर या दो ऑब्जेक्ट का सेम शेप हो और सेम ही साइज हो तो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, ऐसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक और डेफिनेशन, जो रफ डेफिनेशन थी, कि अगर पहला ऑब्जेक्ट, पहला फिगर दूसरे फिगर के ऊपर अगर प्लेस किया जाए, अगर पहला फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर अप कर रहा है और दूसरा फिगर पहले भी फिगर को कंप्लीटली कवर अप कर रहा है, जब दूसरे फिगर को पहले फिगर पे रखा जा रहा है, तो ऐसे फिगरों को, ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे कि आप एक ही ताले की दो चाबी ले लीजिए, तो पहली चाबी दूसरी चाबी को ढक लेगी, तब आप उसे ऊपर रखोगे, रोटेट करने की जरूरत पड़ सकती है जिसके वो एक दूसरे को ढक पाए, और दूसरी की पहली की को भी कंप्लीटली कवर अप कर लेगी। तो यहाँ पर एक ही ताले की दो की कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। मैंने आपको बोला था जो कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स, उनमें से कोई भी दो रैंडम कार्ड लीजिए, पहला कार्ड दूसरे को कवर अप कर लेगा, दूसरा कार्ड पहले को कवर अप कर लेगा, तो ऐसे कार्ड्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट कार्ड कहते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लगभग सिमिलर होते हैं। अगर आप इन्हें रखोगे तो पहला हैंड दूसरे को कवर अप कर लेगा, दूसरा हैंड पहले को कवर अप कर लेगा। ये भी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ें चेक करना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती हैं, हमें कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। दो फिगर ऐसे भी होते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, उसके लिए मुझे एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, और जो चीज़ चेक करनी पड़ेगी उसे कहते थे पैरामीटर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक सर्कल लिया, एक सर्कल की कोई भी दो आर्बिट्ररी रेडियस ले लीजिए, कोई भी दो रैंडम रेडियस, तो वो दोनों रेडियस एक दूसरे के बराबर होंगी। ये चीज़, हमें कोई चीज़ पैरामीटर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा तय है कि अगर एक सर्कल की मैं कोई भी दो रैंडम रेडियस ले लूँ या कोई भी दो डायमीटर ले लूँ, वो दोनों रेडियस या वो दोनों डायमीटर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ही सर्कल के रेडियस और डायमीटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल हो। तो अगर आप किसी भी पॉलीगन के, कोई भी रेगुलर पॉलीगन की कोई भी दो साइड ले लीजिए या कोई भी दो एंगल ले लीजिए, वो दोनों ही साइड एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगी, वो दोनों एंगल भी एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे। तो ये एग्जांपल किसका था? ये एग्जांपल इसका था, वो चीजें, वो फिगर, वो ऑब्जेक्ट जो हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से एग्जांपल थे? एक ही सर्कल की सेम रेडियस या सेम डायमीटर, या एक ही रेगुलर पॉलीगन की दो साइड ले ली, एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी दो, कोई भी रैंडम साइड ले लिया, कोई दो इंटीरियर एंगल ले लिए। एक्सटीरियर एंगल के लिए बात सही है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिए थे जिसमें आपको एक पैरामीटर चेक करना था, जैसे दो सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस बराबर हो। तो अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, और आप ये जानना चाहते हो या मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम दोनों का सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा या नहीं, तो बस मुझे एक पैरामीटर पूछने की जरूरत है आपसे, एक पैरामीटर जानने की जरूरत है। वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है रेडियस। अगर आपके सर्कल की रेडियस और मेरे सर्कल की रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगी तो हम दोनों के सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कुछ और भी मैंने एग्जांपल दिए थे, स्क्वायर, जैसे आपने भी एक स्क्वायर बनाया, मैंने भी एक स्क्वायर बनाया। अब मुझे बस एक चीज जानने की जरूरत है, वो एक पैरामीटर है जो तय करेगा कि आपका स्क्वायर और मेरा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। वो एक पैरामीटर क्या है? वो एक पैरामीटर है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर, अगर आपने कोई स्क्वायर बनाया है जिसकी साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मैंने भी ऐसे स्क्वायर बनाया है जिसके साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो हम दोनों का स्क्वायर कंप्लीटली एक दूसरे को कवर अप कर लेगा और ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होता है कि अगर ऑल साइड बराबर हो जाए तो एंगल भी बराबर हो ही जाते हैं, पर ऐसा क्वाड्रिलेटरल के लिए सही नहीं था। मैंने रोम्बस वाला बताया था आपको एग्जांपल। तो दो, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? बस आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है। वो एक चीज क्या थी? वो थी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं, अगर आपके ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मेरा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर हम दोनों के ट्राइंगल की साइड बराबर है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था लाइन सेगमेंट का, कि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका ने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है और जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे या नहीं, तो इसके लिए बस एक पैरामीटर जानना सफिशिएंट है। वो एक पैरामीटर है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट।
अगर आपके लाइन सेगमेंट और मेरे लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फिर मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए जिसमें कुछ चीज चेक नहीं करनी थी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, साइड ऑफ सेम पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, एंगल ऑफ सेम रेगुलर पॉलीगन। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज बताई जिसमें आपको एक पैरामीटर चेक करने की जरूरत है। वो चीजें क्या थी? वो थी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अगर रेडियस बराबर है तो सर्कल भी बराबर होंगे, साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, और क्या एग्जांपल दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ, और एग्जांपल दिया लाइन सेगमेंट। अब कुछ ऐसी चीज मैंने लिखी थी जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये चीज चेक करने के लिए आपको दो पैरामीटर चेक करने की जरूरत है। जैसे मैंने लिखा था रेक्टेंगल, आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कराओ, मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर आपके रेक्टेंगल की लेंथ मेरे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है और आपके रेक्टेंगल की ब्रेथ मेरे रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर है। अगर ये यहाँ पर मैं दो पैरामीटर चेक करने पड़ रहे हैं, मैंने डायग्राम भी बनाया था, ये लास्ट लेक्चर वाली बात थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। फिर हम आ गए थे ट्राइंगल पे। यहाँ एक और एग्जांपल मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। इसमें मैंने बताया था क्या वर्टिकल एंगल बराबर है। आपने कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करा, मैंने कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करा, और हम दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिकल बराबर है और बेस लेंथ बराबर है, तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल और मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हम जानना चाह रहे थे कि ट्राइंगल में कितने पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे। मैंने आपको दो ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखलाए थे जिसकी एक साइड बराबर थी, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप नहीं कर रहे थे, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। फिर मैंने ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखलाए जिसकी दो साइड बराबर थी, तो वो दो साइड वाले ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, वो दो साइड वाले ट्राइंगल भी एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप नहीं कर रहे थे। फिर मैंने दो ऐसे ट्राइंगल बनाए थे जिसकी पहले ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ के बराबर थी, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर रहे थे, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थे। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle EFG। तो ये तो जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसे मैथ में कैसे लिख सकता हूँ? ट्राइंगल के लिए मैं सिंबल बनाता है ट्राइंगल ABC, यहाँ पर भी ट्राइंगल के लिए सिंबल बनाएंगे ट्राइंगल EFG, और इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसके लिए ये सिंबल बनाते हैं ऐसे पहले दो लाइन पैरेलल और फिर ऐसे। ये जो सिंबल है बराबर दर्शाने के लिए, ये रॉबर्ट रिकॉर्डे ने दिया था। इससे पहले इस सिंबल का यूज नहीं करते थे हम दो चीज़ों को बराबर शो करने के लिए। तो ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंसी का। मतलब ये सिंबल अगर दो चीज़ों के बीच में लगा है तो वो दोनों चीज़ों का शेप और साइज एक जैसा है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, इसके 6 मीनिंग है। देयर आर 6 मीनिंग हिडन इन दिस स्टेटमेंट। वो 6 मीनिंग क्या है? पहला देखिए, ए बी किसके बराबर होगा? ई एफ के। ए बी बराबर होगा ई एफ के। बी सी किसके बराबर होगा? बी सी बराबर होगा एफ जी के। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ की भी 2 पॉइंट पहले के लिए, यहाँ पर भी पहले के 2 पॉइंट लिए, यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड लिए, यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड, और फिर ये ए सी किसके बराबर होगा? ई जी के। ट्राइंगल में तीन ही साइड होती हैं, वो तीनों हो गई। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये थोड़े रफ डायग्राम है, मैं नाप के नहीं बनाता। ई एफ जी। तो अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्राइंगल इसको ढक लेगा, तो बताइए जो ए बी है वो किसके ऊपर रखी जाएगी? ए बी प्लेस होगा ई एफ के ऊपर। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होती है। देखिए, ए बी बराबर ई एफ, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। पर मैंने कहा था इस स्टेटमेंट में 6 चीज़ें हिडन है। ये तो 3 ही चीज़ हुई, बाकी 3 चीज़ें एंगल ए बराबर है एंगल ई के, एंगल बी बराबर है एंगल एफ के, एंगल जी बराबर है एंगल सी बराबर है एंगल जी के। अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ जी ई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेटमेंट के कितने मतलब है, तो इस स्टेटमेंट के भी 6 मतलब है। वो 6 मतलब क्या है? वो 6 मीनिंग्स क्या है? पहला, ए बी किसके बराबर होगा? एफ जी के। बी सी किसके बराबर होगा? जी ई के।
और ए सी किसके बराबर होगा, ए सी होगा एफ ई के, और एंगल ए किसके बराबर होने वाला है, एंगल एफ के, पहले वाले एंगलों को लिया। एंगल बी किसके बराबर होने वाला है, एंगल जी के, और एंगल सी किसके बराबर होने वाला है, एंगल ई के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्राइंगल तो दोनों एक ही है। देखिए ये जो ट्राइंगल है ई एफ जी, ये भी उसी ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब वर्टिसेस तो वही हैं जो इसमें। पर अगर मैंने इसको लिखा अलग तरीके से तो देखिए पहले ए बी किसके बराबर था, ए बी ई एफ के बराबर था, ए बी ई एफ के बराबर। पर अगर ऐसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट तो ए बी किसके बराबर होना चाहिए, तो ए बी बराबर होना चाहिए एफ जी के, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे भी नहीं लिख सकते। ये जो ऑर्डर लिखे जा रहे हैं वर्टिसेस के, इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर मैंने ऐसे ऑर्डर लिखे हैं तो देखिए ए बी के बराबर कुछ और आया है, बी सी के बराबर कुछ और आया है, ए सी के बराबर कुछ और आया है। तो अगर मैं कभी भी दो ट्राइंगल को ऐसे लिखूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा कॉन्ग्रुएंट, तो वो जो वर्टिसेस के ऑर्डर हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, नहीं तो हम गलत कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मुझे लिखना चाहिए ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, और अगर मैंने ऐसे ही लिखा है तो मैं सही कंक्लूजन पे हूँ। पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने ई एफ जी ना लिख के एफ जी ई लिख दिया, तो देखो फिर इस स्टेटमेंट के गलत मतलब निकलना है, मैं गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि ए बी कहाँ है एफ जी के बराबर, ये देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है ना, पर मेरे को गलत कंक्लूजन मिल गया। एंगल ए कहाँ है एफ के बराबर, एंगल ए तो एंगल ई के बराबर है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखो तो जो उनके वर्टिसेस के ऑर्डर हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप किस तरीके से रखोगे, ऐसा नहीं उन ऑर्डरों को कैसे भी रख दो, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। तो अब मैं पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अभी आपने समझा कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मैथ में तब लिखते हैं तो वर्टिसेस के ऑर्डर मैटर करते हैं, क्योंकि अगर मैंने वर्टिसेस के ऑर्डर बदल दिए तो कंक्लूजन गलत बन जाएगा। तो हम वर्टिसेस के ऑर्डर लिखेंगे कैसे, अगर हम ऑर्डर वर्टिसेस किसी भी ऑर्डर में नहीं रख सकते, वो गलत कंक्लूजन तक हमें ले जाता है। तो फिर सही ऑर्डर में रखने का तरीका क्या है वो हम सीखेंगे। पहले कुछ सवाल कराता हूँ, जैसे मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब मैंने यहाँ पर लिखा ए बी है 5 सेंटीमीटर, और मैंने ए सी लिख दिया 10 सेंटीमीटर, और एंगल वाई लिख दिया 105 डिग्री। ये रफ इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बन भी सकता है नहीं। ये रफ डेटा है, मैं आपको बस इस स्टेटमेंट का मतलब और इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इस डेटा का यूज कर रहा हूँ। एंगल ए बराबर ले लेते हैं 35 डिग्री। तो इतना मैंने आपको दे रखा है, और मैं आपसे पूछ क्या कह रहा हूँ, ये है गिवन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड आउट एक्स जेड, एंगल बी, एंगल एक्स, एंगल जेड, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं साइड एक्स वाई। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले मैं 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इनका आंसर क्या होगा। अब अगर आपने आंसर देने की कोशिश कर ली है तो अब आप देख सकते हो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इस स्टेटमेंट के 6 मतलब होते हैं। वो क्या होते हैं, ए बी किसके बराबर होता है, एक्स वाई के, बी सी किसके बराबर होता है, लास्ट वाले 2 वर्टिसेस लिए वाई जेड के, और ए सी किसके बराबर होता है, ए सी बराबर होता है एक्स जेड के। एंगल ए किसके बराबर होता है, एंगल एक्स के। एंगल बी किसके बराबर होता है, एंगल वाई के। एंगल सी किसके बराबर होता है, एंगल जेड के। अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 5 रख देता हूँ, और ये बराबर किसके होगा, एक्स वाई के। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू पता लग गई। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी किसके बराबर दे रखा है, बी सी दे रखा है वाई जेड के। क्या हमें बी सी पता है, नहीं पता। क्या हमें वाई जेड पता है, नहीं पता। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो देखिए मैंने बी सी पूछा भी नहीं है, अगर पूछता तो फिर सवाल बनता कि क्या करें, बी सी तो पूछा भी नहीं है। अब देखिए ए सी किसके बराबर है, एक्स जेड के, और ए सी देखा रखा है 10, तो ए सी की जगह 10 रख दीजिए, और बराबर में आ गया एक्स जेड। तो एक्स जेड की वैल्यू क्या निकल गई, एक्स जेड होगा 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब एंगल एक्स किसके बराबर, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एक्स के। क्या आपको एंगल ए पता है? हाँ पता है। तो एंगल ए की वैल्यू रख लीजिए 35 डिग्री, और वो एंगल एक्स के बराबर है, तो एंगल एक्स भी निकल गया। एंगल एक्स कितना है? 35 डिग्री। अगला देखिए, फिर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल वाई के। क्या आपको एंगल वाई पता है? हाँ पता है। तो एंगल वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो एंगल बी भी निकल गया। एंगल बी कितना निकला? 105 डिग्री। और देखिए और क्या बोला है, कह रहा है एंगल सी बराबर एंगल जेड है। क्या आपको सी की वैल्यू पता है? नहीं पता। जेड की वैल्यू पता है? नहीं पता। पर आपको एक चीज़ पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और आपको दो एंगल पता है, कौन से? देखिए आपको वाई पता है और ए भी पता है। आप कहोगे ये तो दूसरे ट्राइंगल का है, कोई बात नहीं, आपको वाई पता है, ए पता है। ए किसके बराबर है? ए एक्स की। तो आपको एंगल एक्स पता है 35 डिग्री, आपको एंगल वाई पता है 105 डिग्री। तो एंगल जेड निकाल लीजिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, और ये जेड बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140। तो 140 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। एंगल जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और जेड की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो देखिए जेड भी निकल गया। जेड कितना है? 40 डिग्री। तो देखिए हमने सारे ही निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, और सारे वेरिएबल्स जो हमसे फाइंड करने के लिए पूछा था हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये स्टेटमेंट का आपको मतलब पता है तो आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। पर अगर आपको इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता तो आप किसी का भी आंसर ढंग से नहीं दे पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए वैसा ही क्वेश्चन। यहाँ पर लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं आपको कुछ चीज़ गिवन में दे देता हूँ। गिवन में आपको क्या क्या पता है, डायग्राम भी बना सकते हैं, पर डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, तो मैं डायग्राम बना भी नहीं रहा। तो पी क्यू की वैल्यू दे दी 15 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर, एंगल क्यू की वैल्यू दे दी 22 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू दे दी 122 डिग्री। एक बात फिर से बता देता हूँ, ये जो मैंने डेटा लिखा है ये रफ डाटा है, रॉ डेटा है। आप इसकी मदद से ट्रायंगल बनाने की कोशिश मत करना। मैं बस इस स्टेटमेंट का मतलब समझाने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड में मैं लिख देता हूँ ए बी फाइंड आउट कीजिए, क्यू बी सी फाइंड आउट कीजिए, ए सी फाइंड आउट कीजिए, एंगल पी एंगल आर, एंगल पी एंगल आर, एंगल क्यू। तो ये क्वेश्चन है, और इस स्टेटमेंट में 6 हिडन स्टेटमेंट है, उसकी मदद से आपको ये 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। तो देखिए कैसे होगा। इस स्टेटमेंट के 6 मीनिंग थे तो वो लिख लीजिए। ए बी किसके बराबर होगा, या जरूरी भी नहीं है हमेशा 6 मीनिंग लिखना, आप डायरेक्ट अपनी काम की चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे ए बी निकालना है, बताइए ए बी किसके बराबर होगा। ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ए बी बराबर होगा पी क्यू के, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू क्या है 15, तो 15 रख दीजिए। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो ए बी निकल गया। वर्क डन, ये वाला काम हुआ। अब हमें निकालना है बी सी। वो 6 स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देख सकते हो आपको कौन सा चाहिए उन 6 स्टेटमेंट में से। अब बी सी है लास्ट वाले 2 वर्टिसेस से ज्वाइन करने वाला 9 सेगमेंट, तो ये होगा क्यू आर के बराबर। तो बी सी किसके बराबर होने वाला है, क्यू आर के। और क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू भी निकाल ली, ये भी हो गया। अब आपको निकालना है ए सी। ए सी किसके बराबर होगा, ए सी की बराबर होगा पी आर के, और पी आर तो दे ही नहीं रखा, तो थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करेंगे, ए सी भी निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, कुछ और सोचते हैं। तो एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू बराबर है एंगल बी के। देखिए हमें और क्या निकालना है, एंगल पी निकालना है।
तो एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल पी पहला वाला वर्टिसिस एंगल ए के बराबर होगा एंगल ए। क्या आपको एंगल ए पता है? हाँ पता है, तो एंगल पी भी निकल गया, एंगल पी ये रहा। तो ये देखिए, अब आपको और क्या निकालना है, ये भी फाइंड आउट हो गया, एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आर किसके बराबर होगा, लास्ट वाला वर्टिसिस एंगल आर बराबर होगा एंगल सी के। एंगल सी दे रखा है? नहीं दे रखा, एंगल सी नहीं दे रखा, एंगल आर नहीं दे रखा, तो अभी आर भी नहीं निकल पाया। एंगल क्यू तो दे ही रखा है, एंगल क्यू कितना है 22। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर होता है 180 डिग्री। रख लीजिए, पी की वैल्यू क्या दे रखी है 122 डिग्री, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 22 डिग्री, आर पता नहीं। ये दोनों जोड़ लीजिए 144 डिग्री, और ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 144, तो ये अपना हो जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू क्या निकल गई, एंगल आर की वैल्यू निकल गई 36। तो क्यू भी पता लग गया 22 गिवन में था, आर भी पता लग गया, ये बच गया। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ सकता है कि क्या पता कोई फॉर्मूला लग रहा हो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही तो और भी फॉर्मूले आप आगे चल के बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि दो साइड के बीच में अगर एंगल दे रखा होता है कॉस से रिलेटेड, पर आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है तो उन फॉर्मूलों पे नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी सी रेंज बता देते हैं इसकी। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होती है वो दो साइड के सम से छोटी होती है और उन्हीं दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। डिफरेंस से बड़ी इसलिए होती है क्योंकि वो जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस और कोई साइड जोड़ के फिर से बड़ा होना है ना, ये 7th वाला कॉन्सेप्ट है। तो AC क्या होगी, AC डिफरेंस से तो छोटी होगी। बताइए पहले AC किसके बराबर होगी, AC बराबर होगी PR के, और हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए। तो पहले PR देखते हैं, PR। ये क्वेश्चन समझ में भी ना आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये यूज नहीं है कोऑर्डिनेटर चैप्टर में जो मैं भी आपका करा रहा हूँ पैरेलल। तो PR दो साइड के समीशन से तो छोटी होगी। कौन सी दो साइड दे रखी है, ट्राइंगल की, इसके समीशन से तो छोटी होने वाली है और इसके सब्ट्रैक्शन से, इसके डिफरेंस से बड़ी होने वाली है। तो कितना हो जाएगा 3PR 27। तो PR किसके बराबर है, PR बराबर है AC के। तो हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला पर हमें ये पता लग गया AC की रेंज क्या होगी, 3 से बड़ी होनी चाहिए AC, और 3.5 सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में होगी वैल्यू तो मैं उस पर टिक कर सकता हूँ। बाकी वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देख लेना इसे, एक बार वीडियो दोबारा से बैक जाके कि दो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होती है वो दो साइड के समीशन से छोटी होती है और उन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है। आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करके देख सकते हो कॉपी में, ऐसा हमेशा होगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, जैसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR और AB आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर और BC आपको दे दिया QR आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर, एंगल B आपको दे दिया 90 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है AC और PR और PQ एंगल Q, ये फाइंड आउट करना है मान लीजिए। अब देखिए हमें पहला फाइंड करना है AC, तो AC किसके बराबर होगा, AC होगा PR के। AC फाइंड हुआ, PR अपने आप हो जाएगा। पहले AC फाइंड करते हैं, AC कैसे करेंगे। तो AC का डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है तो कुछ और सोचते हैं। PR तभी फाइंड आउट होगा तब AC फाइंड आउट होगा। तो देखते हैं PQ क्या होगा, जो हो सकता है वो तो देख लें। PQ क्या होगा, वो साइड जो P और Q के वर्टिसेस को मिलाने से बनेगी, तो ये AB के बराबर होगा। तो PQ किसके बराबर होगा, AB के। और PQ क्या है, AB के बराबर, और AB है 5 सेंटीमीटर, तो PQ निकल गया 5 सेंटीमीटर। एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल B के। एंगल B है 9, एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल B के। और एंगल B कितना है 90 डिग्री, तो एंगल Q भी आ गया 90 डिग्री।
अब अगर आप देखो इस ट्राइंगल के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लग गया, पी क्यू आर के बारे में। अगर आप एक रफ डायग्राम बनाओ तो पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्यू है 90 डिग्री और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर। अगर कभी ऐसा ट्राइंगल बन रहा है तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से तीसरी साइड निकाल सकते, हीरोन्स नहीं सॉरी पाइथागोरस फॉर्मूले से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। अगर एक राइट एंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो एच होता है, मैं थोड़ा सिंपलीफाई वर्जन लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने 7th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आई वो इग्नोर करना है। मेरा पर्पज बस इतना होता है इस स्टेटमेंट की 6 मीनिंग समझाना। पी की वैल्यू 5, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, बाद में लगा देंगे। ये कितना आ गया 25, ये 12 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 इंटू 12 तो आएगा 144। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 ये होगा 25। अगर आपने पहली मेरी वीडियो देख रखी है स्क्वायर के ऊपर तो आपको कोई डाउट नहीं आने वाला इसमें। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 169 और इसका रूट क्या होता है 13, तो हमारी ये साइड होने वाली है 13 और ये है क्या, क्योंकि क्यू आर 12 थी तो ये 13 है, तो हमें पता लग गया पी आर क्या है, पी आर क्या है 13। और जैसे ही पी आर पता लगा ए सी भी पता लग गया, ए सी भी 13, तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्ग्रुएंसी जो लिखी जाती है मैथ में दो फिगर के बीच, उसकी मीनिंग समझ में आई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि तो हम दो फिगर को मैथ में लिखते हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो वर्टिसेस के ऑर्डर हैं वर्टिसेस के ऑर्डर मायने रखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है। तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एक मैंने ट्राइंगल रख दिया उसके वर्टिसेस रैंडम, तो दूसरे वर्टिसेस किस तरीके से रखूंगा कि गलत इंटरप्रिटेशन ना पहुंच जाए, ये चीज़ें देखते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल हैं वो देखते हैं। देखिए फिर मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाकी अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ठीक रहेगा इसमें। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास 5 रूल हैं। पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA, चौथा AAS और पांचवा RHS। एक छोटी सी चीज़ और, इनके प्रूफ भी मुझे कराने चाहिए, पर ये प्रूफ आप 9th में सीखने वाले हो। 9th में ये जो मैं अभी रूल समझाने वाला हूँ, इनका मतलब समझाने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रूफ आपको 9th में मिल जाएंगे। 9th में एक चैप्टर है ट्राइंगल, उसमें हम इन डिटेल में ये चीज़ें करोगे। 7th चैप्टर है, तो वहाँ पर मैं 9th की वीडियो भी 8th के बाद अपलोड करूँगा, तभी आप 9th में पहुँचोगे तो मैं वहीं पर प्रूफ दे दूँगा। अभी इस प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, खाम का लेक्चर बड़ा होगा और आपको नीड भी नहीं है, तो पहले वो काम कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत है। तो पहले इनका मतलब देख लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये रही फुल फॉर्म, मतलब इनका पूरा मतलब। तब इतना तो समझ गए होगे, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। अब देखते हैं कि कहना क्या चाहते हैं ये जो 5 कॉन्ग्रुएंसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कहना क्या चाहती हैं। देखिए पहली फॉर्म क्या कहना चाहती है, पहली फॉर्म कहना चाहती है एक ट्राइंगल की तीनों साइड 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 अगर दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी फॉर्म कहना चाहती है कि एक ट्राइंगल की 2 साइड, जैसे पहली फॉर्म को समझाता हूँ। फर्स्ट फॉर्म क्या कहना चाहती है, मान लीजिए मैंने लिखा 5, ये लिखा 12 और ये लिखा 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली इधर भी आपको लिखी वैल्यू पे जाना है, डायग्राम पे मत जाना कि कोई छोटा बड़ा लग रहा है, क्योंकि रफ डायग्राम है। आपको लिखी हुई वैल्यू पे जाना है जो मैंने लिखा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी कहना चाह रही है, पहली प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि अगर 2 ट्राइंगल की तीनों ही साइड
साइड साइड साइड, पहले ट्राइंगल की तीनों ही साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों ही साइड के बराबर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेंगे, वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेंगे, मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG। इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं, कैसे पढ़ते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। अब दूसरी फॉर्म क्या कहना चाह रही है, दूसरी फॉर्म कहना चाह रही है कि एक ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल बीच में, एक ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो, तो वो दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये मैंने मान लिया 60 डिग्री। एक बार फिर से डायग्राम रफ है, आपको लिखी हुई वैल्यू पे जाना है, जो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है उस डेटा को देखना है वो क्या लिखा है, ना कि डायग्राम को, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ढकेगा नहीं ढकेगा, कवर अप करेगा या नहीं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस था। ऑब्वियस क्यों था, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढकेलेंगे, ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये साइड इसके ऊपर और ये वाली साइड इसके ऊपर, तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से कवर अप हो जाएंगे, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल भी ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि अगर एंगल बड़ा होता तो इस साइड भी बड़ी हो जाती, क्योंकि देखिए अगर एंगल छोटा है तो देखिए अगर इसको मैं क्लोज करूं तो ट्रायंगल की साइड भी छोटी है, इसके अपोजिट वाली साइड पर अगर मैं इसी एंगल को बड़ा कर दूं तो देखिए अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो साइड भी बड़ी हो गई। तो अगर एंगल छोटा है तो साइड भी छोटी है, एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ा है, मतलब एंगल ये जो साइड लेंथ है डिपेंड करती है एंगल पे, एंगल का मेजरमेंट क्या है, वही चीज़ यहाँ पर है। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल को ढक रही हैं तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ढक ही देगा, एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये एंगल बड़ा होता तो नीचे वाली साइड फैल जाती, पर ऐसा तो है नहीं, दोनों ही 13 है। तो ये देखिए दूसरा रूल है। दूसरा रूल कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के बराबर हो, बीच का एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड के जो बीच में एंगल, द एंगल बिटवीन द साइड्स इक्वल देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के बराबर है, बीच का एंगल भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये भी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFG। और किस रूल से, क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूँ, SAS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि SAS कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के बराबर है और बीच का एंगल बराबर है तो वो एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं। तो ये वो रूल कहता है, इसके बेस पर मैं कह पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्यों कह दिया SSS कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि SAS कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि एक ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड को ढक रही हैं तो एक ट्रायंगल कंप्लीटली दूसरे ट्रायंगल को कवर अप कर लेगा और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, आप खुद सोचिए, ये दो साइड तो बराबर है, अगर एंगल छोटा होगा तो सामने वाली साइड भी छोटी हो जाएगी, ये 60 एंगल बड़ा होगा तो सामने वाली साइड भी बड़ी हो जाएगी। जैसे मैं अगर इसी एंगल को ऐसे ना रख के ऐसे कर दूं तो देखिए सामने वाली साइड होगी ऑटोमेटिक बड़ी। और अगर ये बीच के एंगल बराबर हैं तो ये तो ऑब्वियस है, अगर ये बीच के एंगल बराबर हैं, बाकी दो साइड सेम है तो इसको भी बराबर ही होना पड़ेगा। तो फिर से ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको दूसरा रूल समझ में आया होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है और बीच की साइड, तब जाके वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया, देखिए इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर मैंने एक एंगल लिखा है 50 डिग्री और यहाँ पर मैंने एक एंगल रख दिया 70 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम है। अब ऐसे ही एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ।
रफ डायग्राम है। फिर से एक बात, आपको लग ना रहे हो एक जैसे, पर आपको लिखी हुई वैल्यू पे जाना है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगे, तो हाँ ढक लेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एक रूल और है। आपके मन में आ सकता है कि प्रूफ करके दो कि ऐसा होता ही है, तो मैं आपको दो चीज़ सजेस्ट करूंगा। पहला, या तो आप 9th तक का वेट करो, क्योंकि 9th में इनका प्रूफ है और 8th के बाद में 9th के लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। एक तो ये हो गया सजेशन। दूसरा सजेशन ये है कि आप ऐसे डायग्राम बना के देख लो। आप कंस्ट्रक्शन करो, ये ले लो 9 सेंटीमीटर, एक रैंडम रेडियस लो और 50 डिग्री का एंगल नाप के डी से आर्क लगा दो, फिर 70 का आर्क लगा दो, जहाँ पर कटिंग उन्हें मिला दो, और दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, वो दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। तो आप कंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हो ये चीज़ एक्चुअल में है, पर कंस्ट्रक्शन एक रफ प्रूफ हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कंजक्चर की तरह हो जाएगा, डिडक्शन की तरह हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी बहुत चीज़ें वेट करनी भी सही होती हैं। आपको बच्चा पैदा होते ही पैसा कमाने निकल जाएगा तो फिर नॉलेज कैसे आएगी। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई हैं। तो अगर एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर हो, बीच के दो एंगल बराबर हैं, तो कौन सा रूल लगता है? एंगल साइड एंगल। और ये रूल भी कहता है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFG के। किस रूल से? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ये रूल क्या कहता है? बाय ना भी लिखो तो भी चलेगा, दो साइड बीच का एंगल, दो एंगल बीच की साइड, दो एंगल बीच की साइड, दो एंगल बीच की साइड। और ये इसका जस्ट अपोजिट है, दो साइड बीच का एंगल। तो अगर ऐसा भी आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसमें दो एंगल बराबर हैं और एक बीच की साइड बराबर है, और दूसरे ट्रायंगल में भी सेम यही चीज़ है, तो वो दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मेरे को एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ही सफिशेंट है कि वो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे बिना प्लेस करे। अब देखिए चौथा रूल है हमारा। देखिए चौथा रूल क्या है? एंगल साइड। दो एंगल लगातार, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साइड बीच में थी, यहाँ पर एंगल बीच में था, यहाँ पर दो एंगल लगातार कॉन्जिक्यूटिव एंगल होने चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं 60 70 और ये मान लेते हैं 60। ऐसे ही मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया। ये मान लेते हैं 70 और ये मान लेते हैं 60, और उसके बाद की साइड इसको मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर ABCEFG। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों, अगर ऐसे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, क्या आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है? तो इसका जवाब है हाँ। हमें ये वाला रूल कहता है, हमें रूल क्या कहता है? एंगल साइड मतलब दो एंगल लगातार उसके बाद साइड। तो देखिए दो एंगल लगातार, और लगातार बराबर भी होने चाहिए, और दो साइड बराबर, दो एंगल लगातार फिर एक साइड। तो अगर ऐसा लिखा हो तो भी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFG के। कौन सा रूल? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा लास्ट बचा है समझाना। इसमें एक छोटी सी चीज और, ये बात ध्यान रखना कि जो एंगल साइड से टच है वही एंगल साइड से टच होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको पलट के ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, यहाँ पर कर दूं 60, यहाँ पर कर दिया 70। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं और एक साइड भी बराबर है, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसा आप नहीं कह सकते। यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि जो एंगल पहले ट्रायंगल में गिवन साइड से टच है, गिवन साइड के साथ है, मतलब जो गिवन साइड है वो उसकी आर्म है, वही सेम एंगल की आर्म 11 ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 70 से टच है 11 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एंगल है इसकी एक आर्म 11 सेंटीमीटर की है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 60 वाले की 11 सेंटीमीटर की है। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी। अब मैं ये नहीं कह सकते ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, हो ना हो वो बात की बात है, पर हम कह नहीं सकते कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर अगर मैं वापस वैसा ही कर दूं जैसा था तो अब कह सकते हैं।
ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा हुआ कैसे, ये रूल कैसे बना? देखिए अगर ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता हो तो तीसरा निकाल सकते हो। तीसरा कैसे निकालेंगे? ये दोनों का समीशन कितना हो जाएगा? इन दोनों का समीशन हो जाएगा 130 डिग्री, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50। वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी समीशन 130 डिग्री, तो ये बचा 50। अब देखिए आप फिर से वो रूल लगा सकते हो, एंगल साइड, देखिए एंगल साइड एंगल, तो ये वाला रूल लग सकता है फिर से, दो एंगल उसके बीच में साइड, दो एंगल उसके बीच में साइड। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 आएगा, तो जो बचे हुए थर्ड एंगल हैं दोनों ट्राइंगल के वो भी बराबर होंगे। तो फिर से आप चाहो थर्ड एंगल निकाल के वही रूल लगा सकते हो, एंगल साइड एंगल, दो एंगलों के बीच में साइड, दो एंगलों के बीच में साइड, दो एंगलों के बीच में साइड। तो एक तरीके से इस रूल की ज़रूरत नहीं है, पर हमने थोड़ी सी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक और रूल बना दिया। नहीं तो इस रूल की क्या ज़रूरत थी, हमें दो एंगल दे रखे थे, तीसरा एंगल निकाल लेते। जैसे यहाँ पर दो एंगल दे रखे थे, तीसरा एंगल निकाल लिया, दो एंगल दे रखे, तीसरा एंगल निकाल लिया, और अगर वो दो एंगल बराबर है तो जो थर्ड एंगल होगा वो भी बराबर हो जाएगा। फिर से हम एंगल साइड एंगल से ही काम चला सकते थे। पर ठीक है, ये भी है, तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं और बताता हूँ। जो लास्ट वाला है RHS, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे हटा के लास्ट वाला पॉइंट समझाता हूँ, RHS। ठीक है, तो देखिए अब मैंने कुछ ऐसा लिखा, RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो मान लीजिए मैंने ऐसे दो ट्राइंगल लिखे, तो पहली शर्त तो यह ट्राइंगल राइट एंगल वाला होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ करा। इसको नाम दे देते हैं PQR, इसको नाम दे देते हैं XYZ। आप पुराने वाले भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी 90 डिग्री। तो ये वाला रूल कहता है कि एक तो राइट एंगल हो, राइट एंगल है, और हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर हो। मान लेते हैं 13-13, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, और कोई भी एक साइड बराबर हो, चाहे ये साइड मान लो, ये साइड मान लो, मैं ये वाली साइड मान लेता हूँ, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो कोई रूल नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पर ये रूल लग रहा साइड साइड साइड, क्योंकि तीन साइड तो दे ही नहीं रखी कि मैं कह दूँ एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ना ही यहाँ पर ऐसा रूल लग रहा साइड एंगल साइड। ऐसा क्यों नहीं लग रहा? आप कहोगे दो साइड और एंगल है तो, पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, एंगल बीच में नहीं है दोनों साइड के। देखिए ये दोनों साइड बीच का एंगल थोड़ी नहीं दे रखा कि मैं ऐसे कह दूं कि दो ट्राइंगल की अगर दो साइड बराबर हो, उसके बीच का एंगल बराबर हो तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। ये वाला रूल नहीं लगा सकता क्योंकि बीच का एंगल नहीं दे रखा। क्या मैं ये वाला रूल लगा सकता हूँ? फिर नहीं, क्योंकि दो एंगल हमें नहीं दे रखे। ये रूल तो तभी लगता है तब एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हो और बीच की साइड बराबर हो। ये रूल भी नहीं लगा सकता, ये रूल भी नहीं लगा सकता, इसमें भी दो ही एंगल है। तो अब देखिए ये रूल काम कैसे कर रहा है। ये रूल ऐसे काम कर रहा है क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, ये 5 है, यूनिट बाद में लिख लेंगे, और ये 13 है। आपने 7th क्लास में ऐसे सवाल किए हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ऐसा सवाल थे। ऐसे भी सवाल थे, एक पेड़ है जो तूफान के कारण टूट के गिर गया और वो अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इतना डिस्टेंस दूर पे उसकी जो पीक है वो टच कर रही है ग्राउंड को, तो बताइए पेड़ टूटने से पहले उसकी लेंथ क्या थी। ऐसे सवाल थे, आप देख सकते हो NCERT की बुक में 7th क्लास की। तो ये कितना हो गया? ये तो पता ही नहीं है।
ये हो गया 169। ये स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ, मैंने स्क्वायर वाले लेक्चर पे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हो। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, और 13 के स्क्वायर का मतलब होता है 13 × 13। 13 × 13 169, 5 × 5 25। अब ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 169 माइनस 25, और क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया 144। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है, इसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ऑब्वियस लगेगा कि वो नंबर है 12 सेंटीमीटर। सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में आया। पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखिए आपको अभी भी पता लगा 13 × 13 ये होता है, और ये देखिए 169 से छोटा है। तो आप एक बार गैस कर सकते हो कि 12 का 12 से करके देख लूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 11 का 11 से कर लूँगा, क्योंकि 13 का इससे बड़ा होता है। 13 का क्या होता है 169, और ये 169 से छोटा है, तो आंसर तो 13 से कम ही होगा। तो आप चेक भी कर सकते हो रैंडम नंबर हिट एंड ट्रायल करके। तो क्यू आर आया 12। अब वही चीज़ आप यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर भी सेम साइड है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, मतलब दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी साइड होती है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना है 5, ये वैल्यू ही नहीं पता, और ये 13, फिर से वही 25, 169, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 वाई जेड का होल स्क्वायर के बराबर 1/4 वाई जेड बराबर 12। तो देखिए ये भी 12 सेंटीमीटर निकला, और वाई तो देखिए ये भी 12 सेंटीमीटर निकला। तो एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो गई। फिर भी हमने रूल बनाया, क्योंकि हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने से चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, टाइम टेकन हो जाएंगी, तो टाइम बचाने के लिए तो रूल कैसे काम करता है, वही साइड साइड साइड, ये एक तरीके से रूल हम ऐसा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 साइड दे रखी हैं, अगर ये दूसरी साइड हम निकाल ले तो हाइपोटेन्यूज का यूज करके दूसरी साइड निकाले। फिर ये भी कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड। तो वैसे इस रूल की वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी कर सकते थे, और टाइम टेकन और लेंदी हो जाता। तो ये भी ऑब्वियसली बात है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, क्योंकि अगर उनकी 2 साइड बराबर है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरी भी बड़ी निकलेगी, बराबर निकलेगी, फिर तीनों ही साइड बराबर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल समझ में आया होगा। रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर है, उनमें से एक साइड हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए, और अगर वो ट्रायंगल दोनों राइट एंगल हैं तब जाके वो ट्रायंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं मिटा के कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाता हूँ, आप बताना कि वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, और हैं तो किस रूल से। तो मैं मिटा के और लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, रफ डायग्राम होने वाले हैं। तो आपको बताना है क्या वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगे। अगर जवाब आपका हाँ है, अगर वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको रूल भी बताना है, वो जो मैंने आपको 5 बताए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी अपने आप में कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। तो आपको इस तरह बताना है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS वाला राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो देखिए 50 डिग्री, 60 डिग्री, 8 सेंटीमीटर। एक बार फिर से, ये रफ डायग्राम है, मैं बिल्कुल स्केल से नाप के नहीं बना रहा। 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 8 सेंटीमीटर। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे? ABC, EFG। पहला सवाल ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये भी बताना है किस रूल से, और वो चीज़ लिखेंगे कैसे। तो इसका जवाब है हाँ, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर है, और बीच की साइड बराबर है। तो किस रूल से? तो हम कहेंगे बोथ ट्रायंगल्स आर congruent to each other। किस रूल से? बाय
दो एंगल है और बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब हमने ये तो देख लिया कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे मैथ में, ध्यान रखिए मैंने आपको बोली थी ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप ऐसे लिखने की सोच रहे हो कि ट्राइंगल ए बी सी लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई एफ जी के, तो मैं कहूँगा एक गलत वे है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया थी स्टेटमेंट के 6 मीनिंग होते हैं, तो इसके हिसाब से बताइए ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया ई एफ के, ए बी बराबर ई एफ, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। चलो मुझे बताइए बी सी किसके बराबर हो गया, इस रूल से बी सी किसके बराबर हो गया, एफ जी के, बी सी इसके बराबर हो गया, पर ये तो दे ही नहीं रखा। एक्चुअल में बी सी किसके बराबर है, बी सी है ई एफ ई जी के बराबर, पर आपको क्या मिल रहा है अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपको मिल रहा है बी सी बराबर हो गया एफ जी के, जो कि पता ही नहीं है या नहीं होगा क्योंकि डायग्राम में इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये तो भी गलत है। तो और क्या कर सकते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ऑर्डर रखें कि बात सही हो जाए। तो देखो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप साइड लीजिए, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले थे अभी तक, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे, फॉर्मूले नहीं कहना चाहिए, रूल थे, उन सभी रूलों में हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हर रूल में एक ना एक तो साइड थी, ऐसा कोई रूल नहीं था जिसमें सारे ही एंगल हों। तो हम साइड को बेस बनाएंगे, साइड सबसे पहले लिखेंगे। तो बताइए इस ट्राइंगल की, तो ये तो तरीका गलत है, इस ट्राइंगल की पहली साइड बी सी किसके बराबर है, दूसरी ट्राइंगल की साइड के ई जी के। अब ऐसा भी हो सकता है ई जी के बराबर हो, पर ई जी को तो दूसरा भी तरीका है लिखने के, जी के बराबर हो। जी और ई जी दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। ई जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, और जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई, दोनों ही बराबर है। अब बचा हुआ वर्टिसेस लिख लीजिए, बी और सी तो आपने लिख लिया, बचा हुआ वर्टेक्स क्या है, ए, ये लिख लिया। अब यहाँ पर भी वही चीज़, बचा हुआ वर्टेक्स क्या है, ई और जी तो आपने लिख लिया, ई जी बचा हुआ है एफ, यहाँ पर भी एफ। अब इनमें से कोई एक चीज़ तो सही है, बी सी ए, इनमें से कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है, कोई एक गलत है। तो बताइए ये सही है, ये सही है, तो हमें चलो हमें इतना तो पता लग गया कि इन दो में से एक सही है। तो देखिए एंगल ए किसके बराबर है, इसमें एंगल ए, एंगल आपको दे रखा है नहीं दे रखा, तो बी वाला दिखता है। एंगल बी किसके बराबर है 60, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई के, एंगल ई भी 60 है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी 50, और एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल जी के, देखते हैं डायग्राम में एंगल जी भी 50 है, तो ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि देखिए एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए था, इस स्टेटमेंट से एंगल बी बराबर होना चाहिए था एंगल जी के, एंगल बी 60 है, एंगल जी 50 है, तो ये तो गलत हो गया लिखना, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसकी जो 6 मीनिंग निकलेंगी उससे मैं गलत इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, तो ये गलत है। तो आपको सजेस्ट मैं यही करूंगा, पहले आप 2 फॉर्म लिख लो, फिर देख लो उनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, ये हो गया हमारा 12, ये हमारा हो गया 6, और ये मैंने दे रखा है 120। वही सेम चीज़ यहाँ पर करी, ये हो गया 12, ये हो गया 6, और ये दे रखा है 120। तो पहले आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हो। बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप ये भी बताइए किस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। अगर आप रूल भी बता पा रहे हो तो आप इसको लिख के दिखलाइए कि किस तरीके से लिखेंगे इसको। इसका नाम दे देते हैं ई एक्स जेड, वर्टिसेस का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो बताइए कैसे करेंगे। तो अगर आपने कर लिया हो तो अब मैं करता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कोई किसी साइड को बेस मान लीजिए, किसी भी साइड को, मैं ए बी को मान लेता हूँ। तो ए बी बराबर किसका है, ई एक्स के, ठीक है। यहाँ पर भी ट्राइंगल का सिंबल, यहाँ पर भी ट्राइंगल का सिंबल। अब बचा हुआ वर्टिसेस क्या है, सी। अब ई एक्स तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 12 है, ये भी तो 12 ही है। ई से एक्स चले जाओ तो भी 12, एक्स से ई से एक्स चले जाओ तो भी 6, एक्स से ई चले जाओ तो भी 6। तो इनमें से कोई भी एक तरीका सही होगा। बचा हुआ वर्टिसेस क्या है, जेड। तो यहाँ तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है। आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं, ए बी 6 है, ए बी बराबर होना चाहिए ई एक्स के, क्या है डायग्राम में देखते हैं, ए बी 6 ई एक्स 6, हाँ है। अब दूसरा देखिए ए सी दे रखी है, ए सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी होनी चाहिए ई जेड के बराबर। ए सी कितना है 12, ई जेड कितना है 12, ये भी बात सही है।
एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पर, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल ई के। क्या एंगल ए एंगल ई के बराबर है, हाँ है, तो ये बात सही है, ये सही लिखा है हमने। और ये कौन सा रूल है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं। अब ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है, और किस रूल से, देखिए दो साइड और बीच में एंगल, दो साइड और बीच में एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब हमें सही तो पता लग गया, अब ये जान लेते हैं ये गलत क्यों है। फिर ये गलत इसलिए है क्योंकि देखिए ए बी है 6 और ये बराबर किसके दिखला रहा है, एक्स सी के, ये भी 6 है यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी किसके बराबर है, ए सी है 12, और ये इसके हिसाब से ए सी किसके बराबर होगा, एक्स जेड के, एक्स जेड तो 12 है ही नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा इसमें। और देखिए कुछ जैसे दो ट्राइंगल और बना रहा हूँ, नाइन 40 41 9 40, ठीक है। एक ट्राइंगल ये रहा, अगला ट्राइंगल देखते हैं। इसका नाम रख देते हैं एक्स ए वाई, इसका नाम रख देते हैं वाई बी सी, ऐसा कुछ रख दिया। अब मेरा सवाल ये है, डायग्राम लगभग सेम ही है, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर होंगे तो किस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से होंगे, और इस बात को लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हो, कोशिश करनी जरूरी है, इससे आपको पता लगेगा कि आप समझ भी पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अब मैं करता हूँ। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका जवाब है हाँ, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, या ये लिख दीजिए बोथ ट्राइंगल्स आर, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बताइए रूल, अगर आपने बोला है RHS तो ये गलत है, क्योंकि मैंने RHS में आपको बताया था कि जो H है उसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड जो 90 के सामने होती है। तो यहाँ पर तो दे ही नहीं रखा है बराबर है भी या नहीं है, यहाँ पर रूल यही लग रहा है, साइड एंगल साइड। कैसे, क्योंकि देखिए एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बराबर है और बीच का एंगल बराबर है। आप कहोगे यहाँ पर तो 9 है, तो क्या होगा, इसे रोटेट कर दीजिए। देखिए इसको ऐसे पलटना है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देना है। यहाँ देखिए पहले इसको ऐसे करा, फिर ऐसे सीधा करा, फिर ऐसे पलट दिया। आप डायग्राम बना के देख सकते हो, दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। कॉपी पे रफ डायग्राम बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए और फिर एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेंगे किस रूल से, SAS, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड बराबर है एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के, और बीच का एंगल बराबर है। अब लिखेंगे कैसे इस बात को, तो पहला तो आप कैसे भी लिख लो, पहले ट्राइंगल के वर्टिसेस तो कैसे भी लिख लो, लिख लेते ZAY। दूसरे वर्टिसेस सोच समझ के लिखना है। बताइए ZA किसके बराबर है, ZA बराबर है BC के, तो मुझे यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा BC। ठीक है, अब बचा हुआ वर्टिसेस क्या है, X, पर BC जो लेंथ है वो तो CBB के भी बराबर है। BC क्या लो है, CB क्या लो, एक ही बात है, X। अब इनमें से एक तो सही है तरीका और एक गलत है। इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो सही है एक गलत है, तो आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको क्या लगता है। तो देखते हैं, अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो AY किसके बराबर होना चाहिए, AY बराबर होना चाहिए CX के। AY क्या आपको लग रहा है CX के बराबर, नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन में ही नहीं है। अब इसमें देखते हैं AY किसके बराबर होना चाहिए, BX के। AY क्या आपको लग रहा है BX के बराबर, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर ये जो X है इसका पार्ट है,
एक्सिस वर्टिसेस है ना, ये स्टेटमेंट सही है। और किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। अब फिर से मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, आप बताना वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, लगभग रफ डायग्राम है। आपको मतलब वो नहीं देखना फिगर कैसा लग रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा वो लग सकता है बड़ा और कोई थोड़ा छोटा। आपको वो देखना है जो मैंने वैल्यू लिख रखी है। क्या नाम रखें? ZX मैथ। अब आप बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो आपको रूल भी लिखना है, किस रूल से एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आपको रीजन लिखना है। तो आपको क्या लगता है? तो इसमें देखिए साफ देख सकते हैं एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है और बीच की साइड भी है। देखिए यहाँ पर दोनों एंगलों के बीच में साइड क्या है? 6। यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल के बीच में साइड, दोनों एंगलों के बीच में साइड क्या है? 6। तो हाँ, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगे। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और रूल क्या है? देखिए दो एंगल और बीच में साइड, तो किस रूल से हो रहा है? बाय ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ये वाला टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है क्योंकि आज तक उन्होंने जो मैथ में सीखा है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिखा रहता है और एक रॉ डेटा दे रखा होता है, वो डेटा फॉर्मूले में पुट कर आंसर आ गया। पर आप यहाँ पर पहली बार चीज़ों को प्रूफ करना सीख रहे हो कि कोई स्टेटमेंट, कोई फिगर कौन सी साइड किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर है, ये चीज़ प्रूफ कैसे करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का अपने आप में काफ़ी फायदा है। तब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं रियल लाइफ क्वेश्चन चलूंगा, तो आपका नेक्स्ट वीडियो में कि आप समझ पाओ कि हमें पढ़ क्यों रहे हैं और इसका रियल लाइफ में यूज कैसे करेंगे। तो ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पहला तो कैसे भी लिख लो, पहले वर्टिसेस कैसे भी लिख लो, आप फ्री हो। दूसरा ऑर्डर में रखना है, प्रॉपर ऑर्डर में, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन निकल जाती है उससे। तो देखिए अब ए बी किसके बराबर है? ए बी तो दे ही नहीं रखी, कोई बात नहीं। ए सी किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? ए सी तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा पहले ए सी ही लिखूं, या वैसे भी कर सकते हैं। ए सी किसके बराबर है? ए सी बराबर है जेड एक्स के। तो ए सी पहले और आखिरी में है, तो जेड एक्स या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि फिर भी जेड एक्स बनेगा, इधर से भी जेड एक्स। बचा हुआ वर्टिसेस क्या है? एम। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है, कोई एक स्टेटमेंट गलत है। तो आप देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं एंगल ए पे कितना है? 60 डिग्री। एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल जेड के। एंगल ए पे भी 60, एंगल जेड पे भी 60, सही लग रहा है यहाँ तक। तो एंगल सी पे कितना है? 50। एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल एक्स के, यहाँ पर भी ठीक लग रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ये वाला गलत क्यों है? अगर मैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखूँ तो ए बराबर होना चाहिए एक्स के। क्या ए एक्स के बराबर है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पहले ऐसे ही लिख लो साइड। अब एक और तरीका इसको लिखने का, वो लिखने का तरीका क्या है कि आप ऐसे लिख लो कि पहले ए सी लिख लिया, ए सी गिवन है, ए सी किसके बराबर है? ए सी बराबर है जेड एक्स के। यहाँ तो जेड एक्स, यहाँ तो एक्स जेड, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है। अब बचा हुआ वर्टिसेस लिखना है। बचा हुआ वर्टिसेस क्या है? बचा हुआ वर्टिसेस ए सी तो आपने लिख लिया, बचा हुआ वर्टिसेस यहाँ पर बी, और यहाँ पर बचा हुआ वर्टिसेस क्या है? एम। तो इनमें से कोई एक सही है, कोई एक गलत है।
तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए एंगल ए किसके बराबर है 60, और एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल जेड के, यहाँ पर भी 60। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल ए किसके बराबर है 60, एंगल ए बराबर होना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से एंगल एक्स के, पर एंगल एक्स 60, एंगल ए 60 है, एंगल एक्स 50 है, तो ये तो गलत है, ये सही है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आप ये मत समझो कि ये अलग आंसर आ गया ये अलग आंसर आ गया। ऐसा क्यों मैंने कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर दो आपने ट्रायंगल लिख दिए कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप सेम रूल लगा के उनके वर्टिसेस को बदल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या रूल लगाया, अगर आप ध्यान से देखो, सी और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। देखिए ए तो वहीं पर है, सी और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो वही रूल यहाँ पर लगाए। देखिए एक्स और एम ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे, मैं कहना चाहता हूँ अगर ऐसा लिखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी, तो इससे आप बदल भी सकते हो। इसका ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, पर जो रूल आप यहाँ पर लगाओगे ऑर्डर को चेंज करने के लिए, वही रूल यहाँ पर लगाओगे। इन्हें नाम दे दो 1 2 3, इनको भी नाम दे दीजिए 1 2 3। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा रूल लगाऊं। आपका मन कर रहा है कि बी को पहले रख लेते हैं, ए को दूसरे नंबर पे, सी को फिर, तो यहाँ पर भी वही सेम रूल लगेगा। देखिए आपने क्या रखा है, 2 को पहले रखा है, 2 ए था 1 2 1 3, तो वही रूल यहाँ पर लगेगा, पहले 2 फिर 1 फिर 3। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, आपने सी की पोजीशन नहीं बदली, ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, यहाँ पर भी देखिए खुद इंटरचेंज हो गई। अगर आप लिखना चाहते हो कि मैं सी को पहले लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सी ए बी। अब बताइए यहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाया, यहाँ पर आपने रूल क्या लगाया है 3 1 2, तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा 3 1 2। और बताइए और आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे कि सी को ऐसे ही ऐसे लिख दिया सी बी ए, तो यहाँ पर भी वही रूल लगाना है। यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है 3 2 1, तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा 3 2 1। तो ये सारे, ये जो मैंने 4 फॉर्म लिखी है, ये चारों फॉर्म एक ही बात रिप्रेजेंट करनी है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो आपने रूल लगा दिया ए सी बी, क्या रूल है यहाँ पर, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ 1 3 2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ और रूल लगा दो। यहाँ पर लगाया 1 3 2, यहाँ पर आपने लगा दिया जी 3 2 1, तो ये गलत है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो अगर आपको एक बार 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपने लिख लिया मैथमेटिकली, तो आप इन ऑर्डर को बदल सकते हो, पर जो रूल यहाँ पर लगाया है वही सेम रूल दूसरे ट्रायंगल के वर्टिसेस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हैं तो कौन सा रूल लगेगा। तो देखिए सिक्सटी 50 और यहाँ पर लिख देते हैं 17 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल बनाया, ये रफ डायग्राम है, आपको लग ना रहे हो एक जैसे, पर मैं आपको कई बार कह चुका हूँ क्योंकि मैं स्केल पे नहीं बना रहा इनको, तो आपको लिखी हुई वैल्यू पे जाना है, जो वैल्यू लिखी हुई है 60 50 17 सेंटीमीटर। तो मेरा सवाल फिर से यही है, पी क्यू आर टी एस यू। तो मेरा सवाल ये, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बताइए कि किस रूल से, और अगर आपका जवाब है नहीं, तो भी बताइए कि क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा नहीं, आपको क्यों लगता है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका जवाब यस है, तो आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत है लेक्चर, आपने चीज़ों को ढंग से नहीं समझा। अगर आपका जवाब नो है तो आप समझ गए हो लेक्चर, आपको दोबारा देखने की कोई नीड नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मैंने आपको बताया था
कम से कम आपको ये वाला सेक्शन तो दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये जो मैंने रूल बताया था एंगल साइड, ये वाला पार्ट तो देखने की ज़रूरत है। मैंने आपको देखिए यहाँ पर ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं, ये बात सही है, और एक साइड के भी बराबर है, पर ये ऑर्डर मैटर करता है। दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, पर आप देखिए यहाँ पर जो साइड है वो किस एंगल के साथ है, 60 डिग्री के साथ है। मतलब 60 डिग्री जो एंगल है इसकी एक आर्म है, इसकी एक आर्म है 7, जैसे ये एक एंगल है तो इन दोनों को आर्म कहते हैं, आर्म किसकी, एंगल की, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर 60 डिग्री के साथ वाली है 17 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 डिग्री के साथ वाली है 17 सेंटीमीटर। तो ये हम ये कह नहीं सकते कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्या पता निकल जाए, क्या पता ये जो 60 सेंटीमीटर है इसके ये वाली साइड भी 70 ही हो, क्योंकि गिवन में तो नहीं है, क्या पता हो, पर ऐसा भी तो हो सकता ना हो। तो हम मैथ में कोई भी चीज़ तभी कह सकते हैं तब हम श्योर हों, या तो वो सही है या तो वो फॉल्स है। जैसे मैं कहूँ कि दुनिया में ऐसे, अगर कोई मुझसे पूछता है कि रोज़ बारिश होती रहेगी, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कि मुझे पता है कभी नहीं हो सकता, रोज़ बारिश हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 चांस हैं, या तो होगी या तो नहीं होगी, तो 1/2। कल बारिश होने की 1/2, उसके बाद 1/2, 1/2, और ऐसा बहुत बार होगा तो 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर लगभग इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी बाय 2 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी 1, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी 1 को डिवाइड करेंगे बहुत बड़े नंबर से 0। तो ऐसे स्टेटमेंट, जो चीज़ मुझे, मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये चीज़ नहीं हो सकती, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये चीज़ होगी ही होगी, ऐसे स्टेटमेंट को ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, पर नहीं भी तो हो सकता। अगर ये 17 सेंटीमीटर हुआ तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं होंगे। वैसे 17 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि 17 सेंटीमीटर होता तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते। तो देखिए यहाँ पर 50 के साथ टच है 17, यहाँ पर 60 के साथ टच है 17, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम कहेंगे बोथ ट्रायंगल्स आर, ये चीज़ अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं पढ़ी तो कोई ऐसी नीड नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस सवाल में, वो चेंज क्या है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 50 डिग्री और यहाँ पर कर रहा हूँ 60 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन फिर से यही है, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? तो अब इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, और एक जो साइड जो 50 डिग्री की आर्म है वो साइड दूसरी बार भी 50 के ही साथ है। तो हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जवाब क्या होगा, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और इस बात को लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बोली थी साइड, हर रूल में वो जो कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स है, हर रूल में साइड तो थी, तो साइड को प्रेफरेंस दीजिए। आर क्यू किसके बराबर है, साइड किसके बराबर है, आर क्यू बराबर है एस यू के, या तो एस यू होगा या यू एस होगा, क्योंकि दोनों ही हमारा 17 सेंटीमीटर है। अब बचे हुए वर्टेक्स लिख लीजिए, तो आर और क्यू तो हो गया, पी बचा, यहाँ पर एस और यू हो गया, टी बचा। तो इनमें से एक स्टेटमेंट तो सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत वाली एलिमिनेट कर देना है। तो एंगल आर है 50, इसके हिसाब से एंगल आर यू के बराबर होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है एंगल आर 50, एंगल यू 50 लग रहा है? नहीं लग रहा, तो यही गलत है। और देख लीजिए एंगल क्यू, एंगल पी देखिए, एंगल पी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल टी के। एंगल पी कितना है 60, एंगल टी कितना है 60, यहाँ तक तो ठीक है। तो एंगल आर 50 और एंगल यू के बराबर, यू नहीं है 50, क्योंकि देखिए दो एंगल हो गए 110, तो ये हो गया 70, तो ये वाली बात गलत है ना, आर बराबर यू नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है, तो ये सही। आप चेक कर सकते हो आर क्यू कितना है 17, यहाँ पर देखिए एस यू भी 17 है। एंगल आर दे रखा है 50, और देखिए यहाँ पर एंगल एस भी 50, एंगल पी दे रखा है 60, एंगल टी के बराबर होना चाहिए, एंगल टी भी 60। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप बड़ी क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ोगे, तो उसको भी समझने के लिए चीज़ें जरूरी है, बेस बनेगा उस चीज़ को समझने के लिए। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट में लिख सकते हो।
और ये अगर लेक्चर एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार और देख सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे पहले आपने करा नहीं होगा। वैसे 7th में पढ़ाया जाता है कुछ स्कूलों में, पर नहीं पढ़ा तो एक बार और देख लेना। बाकी कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।